दोस्तों साल 1327 में सीरिया के दमास्कस में कुछ अच्छे और अमीर लोगों ने मिलकर एक फाइनेंशियल ट्रस्ट बनाया और कहा कि यहाँ के महंगे होटलों में काम करते हुए वेटर्स से अगर गलती से पोर्शलिन के बर्तन, जो कि उस समय के सबसे महंगे बर्तन हुआ करते थे, अगर गलती से टूट जाते हैं तो उनकी भरपाई ये गरीब वेटर्स नहीं बल्कि ये फाइनेंशियल ट्रस्ट करेगा। और इस ट्रस्ट का नाम रखा वक्फ, जिसमें इस्लाम को मानने वाले लोग स्वेच्छा से अपनी धन संपत्ति डोनेट कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रॉपर्टी उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों के वेलफेयर के काम आने लगे। और इस तरीके से शुरुआत हुई अपनी प्रॉपर्टी, अपना रुपया, पैसा, गाड़ी, संपत्ति वक्फ करने। इसमें एक बार अगर किसी ने अपनी संपत्ति दान कर दी तो फिर उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रह जाता और उसे कहा जाता है वाकिफ। दूसरी तरफ उनकी ये प्रॉपर्टी वक्फ में शामिल होते ही अल्लाह के नाम हो जाती है और उन्हीं की कम्युनिटी के कुछ लोग इसे मैनेज करते हैं, जिसे मुतव्वली कहा जाता है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आपने वक्फ और वक्फ बोर्ड का नाम जरूर सुन लिया होगा। और अब वक्फ एक्ट में बदलाव कर सकती है मोदी सरकार, इतनी खबर भर आते ही फिर से मुसलमान खतरे में पड़ गया है। ये वाला नैरेटिव मार्केट में फैलाया जा रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड चर्चा में क्यों है, भारत में इसका इतिहास क्या रहा है, वक्फ बोर्ड की वर्तमान स्थिति क्या है और वर्तमान सरकार संशोधन करके वक्फ बोर्ड में आखिर क्या बदलना चाहती है। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम ये भी जानेंगे कि वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद परिणाम क्या क्या होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि वक्फ बोर्ड को लेके सारी बातें क्लियर हो सकें। सबसे पहले साल 1913 में कुछ मुसलमानों ने वक्फ बनाने की कोशिश की और उनके जरिए सोशल वेलफेयर, अपनी ही कम्युनिटी के लोगों का उद्धार करने की कोशिश की। लेकिन उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। लेकिन करीब 10 साल बाद जब बड़ी संख्या में कई मुसलमानों ने वक्फ करना चाहा तो अंग्रेजी सरकार ने 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 पास कर दिया और ऐसा करीब 24 सालों तक चलता रहा। इसके बाद हमारे देश में कई सारे बदलाव हुए, जैसे 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर एक अलग देश बनाया गया, पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. और 17 अगस्त 1947 को लंदन से आए सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची जिसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं और ये रेखा भारत और पाकिस्तान की विभाजन रेखा बन गई। इस 2900 किलोमीटर की लाइन ने बेवजह जितना नरसंहार उस समय करवाया था, शायद ही ऐसा नरसंहार पहले कभी हुआ होगा। उस मंजर और उस दर्दनाक नरसंहार को आप लोगों ने सुना ही होगा कि कैसे लाखों लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरे देश जाना पड़ा। पाकिस्तान से हजारों की संख्या में हिंदू भारत आए और हिंदुस्तान से लाखों की संख्या में मुसलमान पाकिस्तान गए। लोगों ने कोशिश की कि वे अपने साथ अपना रुपया, पैसा, सोना, चांदी, धन दौलत ले जा सकें और ले भी गए, लेकिन जमीन तो छोड़ के ही जाना पड़ा। तो जो मुसलमान अपनी जमीन भारत में छोड़ के गए उन्हें पाकिस्तान में हिंदुओं की जमीन दे दी गई और जो हिंदू पाकिस्तान छोड़ के भारत आए उन्हें मुसलमानों की जमीन दे दी गई। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी जमीन थी जिस पर भीषण डिस्प्यूट चल रहे थे। ऐसे में तत्कालीन सरकार ने इस जमीन को लूटपाट से बचाने के लिए ये सारी बची हुई जमीन वक्फ को दे दी और यहाँ से भारत में एक्टिव शुरुआत होती है वक्फ की। जब भारत में कानून बन गया, सरकार का गठन हो गया, तब 1954 में पहली बार भारत की पार्लियामेंट ने वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 पास करके वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया और इसमें अब लीगल तरीके से मुसलमान अपनी धन संपत्ति को वक्फ करने लगे। इसके करीब 10 साल बाद देश की सरकार ने इसमें एक और बदलाव करते हुए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई, द सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नाम से, जो देश की सरकार को वक्फ से संबंधित सलाह देने लगी, जैसे उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, मैनेजमेंट को लेके, उसके फैसलों को लेके। 1995 में एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया और इस बोर्ड को और ज्यादा पावरफुल कर दिया गया और साल 2013 में वक्फ एक ट्रिब्यूनल के जैसे काम करने लगा और संशोधन करके एक चीज और लिख दी गई कि वक्फ की संपत्ति को बेचना इम्पॉसिबल है। 2013 के संशोधन के बाद से वक्फ बोर्ड और ज्यादा ताकतवर हो गया। मतलब एक तरह से ऐसा लगने लगता है सुनकर कि देश ही लिख देने की तैयारी कर दी थी वक्फ बोर्ड को कि जिधर उंगली रखो वो तुम्हारा वाला हिसाब है। अब इस बोर्ड के पास ऐसी ताकत हो गई थी कि इसे सिर्फ एक नोटिस जारी करना है कि ये संपत्ति वक्फ की है। इसके बाद वो संपत्ति जिसकी है वो प्रूफ करे कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं, उस व्यक्ति की पर्सनल संपत्ति है। और ऐसी पावर की वजह से वक्फ बोर्ड से कुछ गलतियां भी होने लगी, जैसे सूरत में जिस बिल्डिंग में नगर निगम का ऑफिस है उस बिल्डिंग को ही वक्फ की संपत्ति बता दिया गया। इसे वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति घोषित कर दिया। सूरत महानगर निगम ने इस फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी तो ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड की पोल खोल दी। तमिलनाडु के एक पूरे गांव को सिर्फ एक नोटिस जारी करके वक्फ की संपत्ति बता दी गई। पूरे देश में ऐसी और भी ढेर सारी गलतियां हुई वक्फ बोर्ड से। हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए अपना एक बोर्ड लगा दिया और जिस पर लिखा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इन हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस जमीन को खाली करना पड़ेगा। ये वो बोर्ड है जो लगा दिया गया है गाँव में। और इसलिए लगातार वक्फ बोर्ड के बाद संपत्तियां केवल आती रही पूरे देश से
और यही कारण है कि आज भारतीय रेल और भारतीय सेना के बाद देश की सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है। अब सवाल आता है कि ठीक है, अगर वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, करंट सिचुएशन क्या है? दोस्तों, कुछ दिनों पहले देश के यूनियन मिनिस्टर और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि वंशी के वेबसाइट के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख चल और अचल संपत्तियां हैं। दोस्तों, ये संपत्ति इतनी है कि वक्फ बोर्ड अगर इसे ठीक से मैनेज करे तो अपनी कम्युनिटी के लोगों के वेलफेयर के बाद भी इससे करीब 12,000 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग इससे कितना पैसा कमा रहे होंगे, 10,000, 5,000, 4,000, 2,000 या 1,000? अरे कुछ नहीं, केवल 106 करोड़ रुपए सालाना वक्फ बोर्ड कमा पाता है। और ऐसा हो क्यों रहा है? वक्फ बोर्ड के खराब मैनेजमेंट की वजह से। सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड के जो मैनेजर हैं, जो मुतब्बली हैं, वो लोग व्यस्त हैं देश की और जमीनों पर कब्जा करने में, अपनी जेब भरने में, वक्फ की प्रॉपर्टी से उल जलूल तरीके से पैसे कमाने में। और इनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से इन्हीं की कम्युनिटी की हालत क्या है, ये आप सब जानते हैं। अब सवाल आता है कि ठीक है, जैसा चल रहा है, लेकिन इसमें सरकार बदलाव क्या करना चाहती है? दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बताया कि इस संशोधन के बाद वक्फ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। इसका पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन करवाया जाएगा, जिससे सारे डेटा कि कितनी जमीन है, कितनी इनकम कहां से आती है, एक्सपेंडिचर क्या है, खपत कहां होता है, ये सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। तीसरा बिंदु बताया कि वक्फ के अंदर काम कर रहे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाएगी कि उन्हें जवाब भी देना है कि संपत्ति और पैसा कहां से आया और कहां खर्च हो गया। सरकार का मानना है कि जब ये 3 चीज अच्छे से हो जाएंगी, इसके बाद वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और फाइनली वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ जाएगी, जिससे इन्हीं की कम्युनिटी के लोगों के वेलफेयर के लिए और ज्यादा पैसे खर्च किए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार का इतना अच्छा तो डिसीजन है, इसमें वक्फ बोर्ड वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? ओवैसी अब पूरे देश में घूम घूम कर मुसलमानों से वक्फ एक्ट के खिलाफ लामबंद होने की अपील कर रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। तो इसका जवाब है शक्तियों का कम हो जाना। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड यूं ही किसी की जमीन को भी अपने नाम नहीं कर पाएगी और सरकार का दखल होगा तो सरकार को जवाब भी देना होगा और इस सबसे सरकार का वक्फ बोर्ड पर दबाव बढ़ जाएगा। यही कारण है कि वक्फ के लोग इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। एक सवाल और हो सकता है आपके मन में उठ रहा हो कि अगर किसी दिन वक्फ ने हमारी जमीन को कह दिया कि ये वक्फ की जमीन है, तब हम क्या कर सकते हैं? तो वक्फ के मौजूदा कानून में लिखा है कि ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही अपनी अपील देनी होगी, दलीलें देनी होंगी, वहां अपना केस लड़ना होगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि वक्फ के ट्रिब्यूनल से आपको न्याय नहीं मिला है, इसके बाद आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो कई लोग अभी भी ऐसा मानते हैं कि हम वक्फ के खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये मानसिकता गलत है। मैं आशा करता हूं कि आपको वक्फ की लगभग सारी बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।